तालव्य सा है। इन सबका उच्चारण स्थान तालु है। तालु है। 18 प्रकार की ई चू से चवर्ग। चवर्ग में आता है, यहाँ देखिए लिखा है चा छा जा झ या लिखा है। चवर्ग में जैसे उधर कवर्ग में 5 वर्ण आते थे, वैसे चवर्ग में भी 5 वर्ण आते हैं। तो 18 प्रकार की ई चू से चवर्ग। 18 प्रकार की ई चू से चवर्ग या और सा में हमको हमेशा ध्यान रखना है कि यही वाला सा है। यहाँ इसका उच्चारण स्थान ताल है। और एक चीज यह भी जानिए कि इसका उच्चारण स्थान ताल है, अतः इस सा को तालव्य सा हम बोलते। और जो नाम लेते हैं वो बहुत सही नहीं है, जैसे सलजम वाला, सरौता वाला, ये बहुत सही नहीं है। इसका नाम यही है तालव्य सा, मूर्धन्य सा, इस तरह बोलना सही है। तो सूत्र में आपको ध्यान रखना, एक चीज यह भी कर सकते हैं, जहां या रहेगा तहां ए सा रहेगा। दोनों का उच्चारण स्थान तालु है, तो यही सा यहाँ रहेगा। इसका नाम है तालव्य सा। अब फिर से एक बार देखिए सूत्र को। ई से 18 प्रकार की ई, चू से चवर्ग। चवर्ग में आएंगे चा छा जा झ या और सा। इन सब का उच्चारण स्थान तालु है। इस सा का उच्चारण स्थान तालु है, अतः इसे तालव्य सा भी कहते हैं। समझ में आया यह सूत्र? यस मैम। तो आगे बढ़े। यस ठीक है। अब अगला सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब आप लोग बोलिए ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा सब लोग बोलेंगे। जोर से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना इसमें देखिए बोलने का बहुत ज्यादा रोल रहता है, जितना आप बोलेंगे उतना सही करेंगे। जोर जोर से पढ़िए, जोर जोर से बोलिए। सब शब्दों को मन में पढ़िए, लेकिन इसको बोल बोल के पढ़िए। ये भाषा है, जितना शुद्ध होगा। किसी का माई कान है, आवाज आ रही है। अब ये देखिए ऋतु रसाणाम मूर्धा। यहाँ हम देखेंगे कि ये री भी 18 प्रकार की होती है। अब आप कहेंगे कि सब 18 एक ही बार बता देती, सही है। अभी सूत्र के माध्यम से ही समझिए। इसमें कुछ 12 प्रकार के होते हैं, कुछ 18 प्रकार के होते हैं, वो हम आपको बता देंगे। री 18 प्रकार की, टू से ट वर्ग। टू से ट वर्ग से ट वर्ग में 5 वर्ड आएंगे ट ठ ड ढ ड़। अब यहाँ ढा के नीचे बिंदी नहीं लगाना है। ये डा में हम लगाए नहीं, वो पहले से हो गया है, थोड़ा सा मिटाएंगे, सब मिट जाएगा। ट ठ ड ढ ड़। इसमें ये ध्यान रखना है कि ढा के नीचे बिंदी नहीं होनी चाहिए। ढा के नीचे बिंदी नहीं होनी चाहिए, वही सही है। तो री 18 प्रकार की री, टू से ट वर्ग। फिर यहाँ देखेंगे रा लिखा है ना, रा से हम केवल रा को लेंगे। रा और सा, सा ये मूर्धन्य सा है। मूर्धन्य सा इसीलिए कहते हैं
कि उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो ये ध्यान रखना है कि किस सूत्र में जहां री है तहां यही सा आ रहा है मूर्धन्य वाला, जहां या है वहां तालव्य सा आ रहा है। ये तभी आप कर पाएंगे जब आपको सूत्र याद रहेगा। और थोड़ा सा यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस सूत्र में कौन सा सा आया है। उच्चारण करेंगे तब भी थोड़ा सा निश्चित हो जाएगा, उच्चारण करते समय भी आपको पता चल जाएगा। ऋतु रसाणाम मूर्धा 18 प्रकार के री, टू से टवर्ग, रा और सा वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, मूर्धा है। फिर एक बार बता दें, री से 18 प्रकार की री, टू से टवर्ग, रा और सा इन सभी उच्चारण स्थान, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। एक चीज ये भी आपको याद करते हुए चलना है कि जैसे यह सा तालव्य है, इस तरह बना सा मूर्धन्य है, मूर्धा से उच्चरित है तो मूर्धन्य है। और जो इस तरह का सा होता है इसका उच्चारण स्थान दांत से होता आगे मिलेगा, तो इसको हम लिखेंगे दंत। अब जो आगे का सूत्र है, यह सूत्र समझ में आया? Yes, ma'am. यह सूत्र ठीक है। तो ये जो 3 सूत्र हम पढ़ा दिए, आप लोग एक बार बोलिए। जो यह सूत्र हम पढ़ा दिए इसको एक बार आप लोग तीनों बोलिए। पहला सूत्र बोलिए अब। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। सब लोग नहीं बोल रहे हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। यसा नाम तालु, ऋतुरसा नाम दंता, यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा। ऋतुरसा नाम दंता। तालु नहीं है, तालु है, तालु। और ऋतु रसाणाम मूर्धा है। ऋतु रसाणाम उच्चारण जब सही करेंगे तब सही होगा। उच्चारण जब सही करेंगे तो ये सा की दिक्कत नहीं आएगी, किसी सूत्र में कौन सा सा है, उच्चारण जब सही होगा तब। अब अगला सूत्र है ऋतु लसा नाम दंता। ऋतु रसा नाम दंता। दंता 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 ये बहुवचन का रूप है, ये बहुवचन का रूप है क्योंकि दांत एक नहीं होते, बहुत होते हैं। एक चीज ये भी बता दें, जैसे उच्चारण स्थान आपका पूछता है, जैसे पूछ लिया कि ता का उच्चारण स्थान है दांत का ऊपरी भाग, निचला भाग। अगर इस तरह पूछे तो केवल आपको उलझाना चाहता है और कुछ नहीं, उत्तर वही है, चाहे ऊपरी हो चाहे निचली हो। अब ये मत कर देना कि ऊपरी भाग पूछा तो हम मूर्धा लगा दें, नहीं, वो केवल आपको उलझाना चाहता है, बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं। एक बार इस तरह का प्रश्न आया है, स्थान है ऊपरी, दांत का ऊपरी भाग, दांत का निचला भाग, इस तरह से दिया है। लेकिन अब यहाँ देखिए, दांत है तो चाहे ऊपरी दांत हो चाहे निचली दांत हो। ये जो दंता लिखा है, ऋतु लसा नाम दंता, यह बहुवचन का रूप है, तभी इस तरह लिखा। आप इसको भी जानते चलिए, जैसे उधर तालु था, नपुंसक लिंग था, कुछ विशेष रहे तो आप इसी में पढ़ते चलिए। अब देखिए, जो यहाँ से देखेंगे हम री, अब तक तो हम 18 प्रकार के बताएं, आ ई उ री, ये सब 18 प्रकार के होते हैं, लेकिन री 12 प्रकार का होता है। इसका दीर्घ नहीं होता, दीर्घ नहीं होता। अभी दीर्घ संधि जब पढ़ाएंगे तब भी हम बताएंगे। रे का दीर्घ नहीं होता, अतः इसका 12 प्रकार होता है।
अब तू से देखेंगे, तू से त वर्ग। अब इतने वर्ग हो चुके तो हमको ये लगता है कि इसमें अब हमको बताना नहीं पड़ेगा कि त थ द ध न। सही सोचते हैं? यस मैम। जैसे का वर्ग हुआ तो ठीक है। जैसे जब आपको समझ में आ जाए तो हम और संक्षिप्त तरीके से पढ़ाएंगे। अब यहाँ देखिए, ली के 12 प्रकार, तू से तवर्ग, ला, इधर ला है, ला से ला, फिर देखेंगे सा है, सा। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होता है, दंत। लेकिन सूत्र में इस तरह भी दे सकता है, इस तरह भी दे सकता है। हम आपको इसलिए कहते हैं कि इसको जानिए, दंताह जानिए। जैसे इस तरह दे सकता है, ऋतु लसा नाम लिख दिया, दंता नहीं लिखा है, ऐसे आपको भरना है। तो वहां यह भी देगा कि दंत है, दांत है, दंता है, विकल्प में सब आपको मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ हमको दंता ही करना है। ऋतु लसा नाम दंता। उधर इस तरह इचु ऐसा नाम जो था तो इस तरह भी दे सकता है, इचु ऐसा नाम अब ऐसे ऐसे कर देगा। तो आपको तालु भरना है। विकल्प में तो सब रहेगा, तालु भी रहेगा और तालु भी रहेगा। तो भरना आपको सही है तो सही आपको जानना है। और क्यों विसर्ग नहीं हुआ इसको तो हम बता ही दें कि नपुंसक लिंग है, उसका जब रूप चलेगा तो उसमें विसर्ग नहीं रहेगा। यह सूत्र समझ में आया? ऋतु लसा नाम दंता, ऋतु 12 प्रकार के लरी, उसे तू से तवर्ग, तू से तवर्ग, ला और सा। इन सब का उच्चारण स्थान दंत है। तो ये देखिए जो सा लिखा है ना, इसका स्थान दंत होने से ही हम इसको दंत सा कहते हैं, दंत सा कहते हैं। ये भी प्रश्न हो सकता है आपसे। तो अब अगला सूत्र है, ये सूत्र समझ में आ गया? यह सूत्र ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज आप लोग इसको पढ़िएगा, कल हम इससे प्रश्न करेंगे। कल इससे हम प्रश्न करेंगे। अब देखिए ये जो आगे वाला सूत्र है, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, इसमें बहुत सारी चीजें समझने योग्य हैं। जैसे यहाँ आप देखेंगे ऋतु, इधर देखेंगे ऋतु, सब में छोटा उ की मात्रा है। यहाँ देखेंगे उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, ओष्ठौ यह द्विवचन का रूप है, क्योंकि ओठ कितने होते हैं? दो। ओष्ठौ देखेंगे राम है, रामौ रूप बनता है ना द्विवचन में, रामौ। तो ओष्ठौ उसी तरह यहाँ भी रूप बना है, द्विवचन का है। ओठ दो है, द्विवचन का रूप है। भरने को अगर देगा तो आपको यह ध्यान रखना है, ओष्ठौ द्विवचन का रूप है। जैसे ही हम बना रहे हैं तो आप भी बुक में भी लिख सकते हैं, याद करने से मतलब है। बुक सजा के रख के क्या करेंगे जब कुछ याद नहीं होगा? बुक में भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कॉपी में भी लिखिए, बुक में भी लिखिए, हर सब जगह लिख लीजिए ताकि गलती ना हो। अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ हुई है दीर्घ संधि। यह पूरा शब्द है उपु
किसी का माई कान है, ये पूरा शब्द है नहीं, उप प्लस उपध मानी। अब यहाँ पा में जो देख रहे हैं ऊ है, इधर उपध मानी में ऊ है, दोनों ऊ मिलके दीर्घ हो जाता है। हाँ, दीर्घ हो जाता है, ये दीर्घ संधि का नियम है। लेकिन जब यहाँ है तो हमको बताना है, ये तो आपको संधि में मिलेगा। अब देखिए, ये ऊ था, इधर ये ऊ है, इधर भी ऊ है, दोनों ऊ मिले तो दीर्घ हो गया, तभी यहाँ दीर्घ लिखा है, उपू लिखा है ना। ये हम बता रहे हैं कि सब जगह, जैसे ऋतु में ता ह्रस्व है, ऋतु में ऊ की मात्रा जो ह्रस्व है, तो पू में बड़ा ऊ की मात्रा कैसे हो गई, यही हम आपको बता रहे हैं। अगर जब हम अलग करेंगे, जैसे उप हम कर दिए, इधर उपधमानी कर दिए, तभी सूत्र की व्याख्या भी हो पाएगी। तो यहाँ देखिए दीर्घ संधि है, हमको संधि नहीं पढ़ाना, बस ये बताना है कि कैसे पू हुआ, हम क्या अलग करें। अब देखिए, ये है। अब ऊ से ऊ 18 प्रकार का होता है। अब इधर बड़ा पू नहीं है, छोटा पू ही है, छोटा ऊ की मात्रा ही है, बाद में उपधमानी है। तो यहाँ देखेंगे पू से पवर्ग होता है, पवर्ग। अब हमको जानना है उपधमानी क्या होता है। 18 प्रकार का ऊ, पू से पवर्ग। अब ए लिखा है, उसके बाद उपधमानी, उपध मानी। अब उपधमानी यही हमको जानना है। उपधमानी ये है पा और फा। पा और फा हम लिखें, पा और फा के पहले अर्ध विसर्ग का चिन्ह उपधमानी कहलाता है। जैसे हम विसर्ग लगाते हैं इस तरह, लेकिन वो बाद में हम लगाते हैं, विसर्ग हम बाद में लगाते हैं। लेकिन उपधमानी की व्याख्या में दिया है कि पा और फा के पहले, पा और फा के पहले अर्ध विसर्ग का चिन्ह उपधमानी कहलाता है। तो पहले हम पूरा विसर्ग लगा दें तो फिर, अब देखिए पूरा हम लगा दिए थे, अब पूरा कट हो गया, ये भी आधा नहीं हो पाएगा। जैसे ये विसर्ग हम लिखें, अब हमको आधा कट करना है। नहीं कट होगा, आधा आधा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आधा कट नहीं हो रहा, नहीं तो कट करके बताते। अब हमको इसी तरह करना पड़ेगा। जैसे देखिए, अब आधा विसर्ग इस तरह हम कर दें तो इसका मतलब क्या है, आधा विसर्ग है। अभी पूरा गोला कर दें तो पूरा विसर्ग होता। अब ये जानिए कि ये अर्ध विसर्ग है, आधा गोला कर दे रहे हैं। तो पा और फा के पहले अर्ध विसर्ग का चिन्ह उपधमानी कहलाता है। अब ये देखिए पा और फा, अब इस तरह हम लिखें तो ये पूरा विसर्ग है ना। अब अगर हम इसको आधा करके लिखें तो ये ऊपर वाला देख लीजिए, पा और फा के पहले अर्ध विसर्ग का चिन्ह उपधमानी कहलाता है। पा और फा के पहले अर्ध विसर्ग का चिन्ह उपधमानी कहलाता है। तो हमको यही बताना है कि पा और, अब देखिए ऊ से 18 प्रकार का ऊ, पू से पवर्ग, पवर्ग में 5 वर्ण आते हैं, पा फा बा भा मा। उपधमानी, उपधमानी की परिभाषा यही है कि पा और फा के पहले अर्ध विसर्ग का चिन्ह उपधमानी कहलाता है। अब एक चीज हमको यह भी ध्यान है, चिन्ह नहीं होता,
ये जो है ये गलत है, यह गलत है। जी हेलो मैम। ये है। हाँ मैम इसमें उपधमानी में कहाँ है वो चिन्ह जो बता रही हैं आप, अर्ध विसर्ग रहता है तो उपधमानी ठीक है, हम कैसे मतलब कर। ठीक है, दिखा रहे हैं अभी। ये जो है आप सूत्र में देखिए, सूत्र लिखा है उपपदमानीय नमुष्टो, यहाँ लिखा है 18 प्रकार का उ और पू से पवर्ग पर में आ फा बा भा मा है ना। जी मैम। उसके बाद लिखा है उपधमानी, लिखा है ना। जी मैम। अब उपधमानी होता क्या है हम ये बता रहे हैं। जी मैम। उपधमानी होता क्या है हम ये बता रहे हैं। तो इधर लिखा है, देखिए कि इधर लिखा नहीं है, केवल बना है पा और फा के पहले अर्ध विसर्ग का निशान बना है। अर्ध विसर्ग का मतलब आप समझ रही हैं, आधा विसर्ग। अर्ध मतलब आधा, विसर्ग मतलब विसर्ग। अब हमको विसर्ग जब लिखना रहेगा तो हम इस तरह लिखेंगे, विसर्ग इसी तरह लिखेंगे। माला जी, माला जी, हाँ हाँ हम ये पूछते है होता है कहीं आवाज आप नहीं आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। माला जी हेलो हेलो। हाँ हाँ अब हम ये पूछ रहे हैं कि जो अर्ध विसर्ग आपकी आवाज नहीं सुरेश ये पूछना चाह रहे हैं कि अर्ध विसर्ग का प्रयोग कहीं होता है। आप जैसे हाँ प्रयोग तो आगे आप आएंगे तो जैसे अब जो आगे तक है उसमें प्रयोग मिलता है, लेकिन आप जहाँ विसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे वृक्षः पतति, वृक्षः पतति, जैसे वृक्षः, जैसे वृक्ष पतति, इसके विसर्ग की अर्ध विसर्ग होता है। जैसे वृक्षः पतति, यहाँ हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। भी चल जाता है तो हम नहीं करते, इस तरह भी वृक्ष पतति, इसका प्रयोग है। अब यहाँ देखिए पा के पहले अर्ध विसर्ग आ रहा है, यही है, लेकिन हम पढ़ेंगे वृक्ष पतति और इसको पढ़ेंगे वृक्ष पतति। जब हम इसका विसर्ग का उच्चारण करेंगे तो उसके साथ पा को तुरंत जोड़ेंगे, आधा, यह विसर्ग आधा है। इसको पढ़ेंगे वृक्षः पतति, इसको पढ़ेंगे वृक्ष पतति, इसको पढ़ेंगे वृक्ष पतति। कोई शब्द हम बोलते हैं अगर आधा रहता है तो उसमें कम समय देते हैं, वही चीज यहाँ भी है। वृक्ष पतति तुरंत पा होगी तो बहुत अच्छा विसर्ग का उच्चारण नहीं होगा, आधा ही होगा। लिखा तो आपको नहीं मिलेगा, आप में तो नहीं ही मिलेगा, लेकिन हम लोगों को कहीं कहीं मिलता है। तो इससे जब काम चल जाता है, यह बहुत चर्चित है तो इसी का प्रयोग करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन हो सकता है अगर बाद में कहीं पा और फा मिलता है, जैसे यहाँ पत्ते में पा मिला,
अब यहाँ हम फलत भी कर सकते हैं, फलत ही अगर कर दें इसका फलत भी हो सकता है, तो इसका प्रयोग इससे होता है। और कोई समस्या? नहीं बताइए, किसी बताइए, छोड़िए उसको। और कोई समस्या? क्लियर हो गया। नहीं बढ़िया है, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह हाँ, इसी तरह जिह्वा मूली भी आएगा आगे। अभी जिह्वा मूली भी आएगा, वहाँ का खा के पहले अर्ध विसर्ग रहेगा, उसका भी प्रयोग होता है, लेकिन आपके बुक में वो नहीं मिलेगा प्रयोग। यह सूत्र समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। यह उपपदमानीय नाम ओष्ठो। ठीक है, तो हम आगे वाला सूत्र हेलो मैम। हाँ बताइए। ठीक है, हाँ बोलिए। मैम हम ये मतलब बस पूछना चाहते हैं, जैसे हेलो, आवाज जा रही है मैम? हाँ पूछिए। हाँ आवाज आ रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि सर मैम यहाँ जैसे हम बस मात्रा से या कैसे पहचानेंगे, कैसे इसको, बस इतना उच्चारण से या मतलब कैसे? यही जैसे जो हम मतलब आधा विसर्ग है जैसे इस तरह इसमें देगा, ये हम बस इस तरह देगा आपको। इस तरह से प्रश्न आएगा, उपधमानीय का उच्चारण स्थान है तो ओष्ठ करना है। ओष्ठ, या तो इस तरह आएगा, ये लिख देगा, यह लिख देगा। अब लिखेगा उच्चारण स्थान है, तो आप इसको जब जानेंगी कि यही उपधमानी है तब तो करेंगी। इस तरह बना के दे देगा और कहेगा इसका उच्चारण स्थान है, तो आपको ओष्ठ करना है, यही करना है। तो इस तरह से भी दे सकता है और इस तरह से भी लिख के दे सकता है। उपधमानी का उच्चारण स्थान है इस तरह। और फिर बाद में नासिका भी है, नासिका भी सूत्र में आ गया, तो ओष्ठ प्लस नासिका। नियम से समझेंगे, बहुत कठिन नहीं है। जब नियम नहीं पता है तो रटना होता है तो बहुत ज्यादा हो जाता है। अब इसी तरह करना है, इसी तरह करना है। तो जैसे यहाँ हो गया, माँ हो गया, इसी तरह हम और वर्णों का भी करेंगे। अब जैसे है, यहाँ हो गया, जहाँ पे जूम लिखा है आप इसको क्लिक करेंगे, खुल जाएगा। अब फिर यहाँ पे अब यहाँ हो गया, यहाँ का उच्चारण स्थान आलू नासिका प्लस नासिका, ये हो गया। अब माँ का ओष्ठ प्लस नासिका, नासिका। सर्वप्रथम आप सूत्र को समझेंगे, सूत्र क्या कह रहा है। सूत्र, किसी का माइक ऑन है, आवाज आ रही है। सूत्र से हम करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ चा का अर्थ जब भी कर लेंगे तो ये तो पहले से हो चुका है, सबका उच्चारण स्थान पहले से बताया जा चुका है, उसमें सब में नासिका केवल जोड़ लेना है। अब ये जो ङा है इसका करेंगे। ङा आता है कवर्ग में, तो कवर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, कंठ प्लस नासिका। बहुत परिश्रम है, कुछ नहीं है।
बस ये भ्रम छोड़ दीजिए कि बहुत कठिन है। अब देखिए एक खत्म हो गया, या हो गया, माँ हो गया, ङा हो गया, 3 वर्ड हो गए। अब केवल 2 बचा है। अब केवल 2 बचा है। कौन कौन से वर्ड? अड़ा न ड़ा बचा है। अब ये जो ड़ा बचा है ये किस वर्ग में आता है? ट वर्ग में। टा वर्ग में। इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। सब लोग नहीं बोल रहे हैं, सब लोग बोलेंगे मूर्धा। हाँ, तो ड़ा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। मूर्धा। हाँ, तो मूर्धा प्लस नासिका। नासिका। अब फिर अब बच क्या गया है? ना बचा है। ना बचा है। किस वर्ग में आता है? त वर्ग में। त वर्ग का उच्चारण स्थान है क्या है? उच्चारण स्थान दंता। ऋतु लसानाम दंता, ऐसा सूत्र है। तो हम यहाँ दंत, हाँ दंत है, दंत प्लस नासिका। नासिका। अच्छा ये बताइए कि अब आसान लग रहा है सूत्र को समझना? ठीक है। अब ये आपका पूरा हो गया। यम गणना नाम नासिका च। अगर इसमें कहीं समस्या हो तो आप बोलिए। नहीं मैम, चा का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ये छोटा है लेकिन इसका रोल तो बहुत बड़ा है। एक चीज इसमें यह भी ध्यान देने योग्य है। जैसे क्या ध्यान देना हमको? ध्यान ये देना है कि मान लीजिए वह प्रश्न किस तरह पूछता है, हमको ये समझना है। ये ङा दे दिया, ङा दे दिया, इसका उच्चारण स्थान पूछा। विकल्प में दिया है पहला नासिका, दूसरा ताल, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत। अब हम क्या सही करेंगे? मूर्धा, नासिका। ये कौन सा वर्ड है पहले ये देखिए आप। नासिका मैम। हाँ, वो डा नहीं है। यही गलती सब लोग किए थे। ये हलंत लगा है, ये ङा ही है, इधर बिंदी है, ये ङा ही है, क्योंकि व्यंजन हलंत के साथ ही लिखा जाता है। ये नीचे बिंदी नहीं है। और ये भी जानिए कि जो आप ड़ा इसको समझ लिए, ये संस्कृत में ड़ा इस तरह नहीं मिलेगा आपको। ये जहां मिलेगा तो आपको केवल इस तरह लिखा मिलेगा डा, इस तरह। इसको डा बोलेंगे, ड़ा इस तरह नहीं मिलता जैसे हिंदी में मिलता है। नीचे बिंदी रहेगी, ड़ा होता है, डा के नीचे बिंदी कर देंगे, ड़ा हो जाएगा। संस्कृत में ऐसा नहीं है। तो इस तरह आपको भ्रम हो सकता है और सारे वर्ड में भी कर सकता है। जैसे यहाँ को दिया है तो उसका उच्चारण स्थान तालु के साथ साथ नासिका भी है। मान लीजिए तालु नहीं दिया, केवल नासिका दे दिया, तब भी वह सही है। पूरा नहीं सही, अधूरा सही है। लेकिन जब प्रश्न पूछ देगा तो आपको तो अधिकतम सही होने का जो चांस है उसको तो करना है। यही दिक्कत है। अब जैसे इस तरह दे दिया, इस तरह, इसका उच्चारण स्थान बताइए। आगे बिंदी नहीं है। मूर्धा, मूर्धा। हाँ, है। ये डा है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। यही सब लोग गलती किए थे। पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है। मेरा तो सही था। ठीक है, बहुत लोगों का सही, अधिकतर लोगों का गलत था, कुछ लोगों का सही भी था।
तो सबका गलत था ये नहीं कह सकते, लेकिन अधिकतर लोगों का गलत था। तो यह सूत्र समझ में आ गया। यमगणना नाम नासिका च। अब आगे वाला जो सूत्र है ये बहुत आसान है। कौन भैया पीट रहा है इस तरह से? तो लिखा है ए दैतोह कंठ तालु, ए दैतोह कंठ तालु। तालु यहाँ भी नहीं रहेगा, तालु रहेगा। अदरक ए दैतोह कंठ तालु। यहाँ ए देखेंगे ना, द्विवचन का रूप है। तो यहाँ दो वर्ड ए और ऐ अलग करेंगे तो यहाँ ए और ऐ, ये जो दा पे ऐ की मात्रा लगी है इससे ऐ अलग होता है। ये द्विवचन का रूप है। ए दो हो गए ना, ए और ऐ दो हो गए, तो इसका रूप ए दैतो हो गया। द्विवचन का रूप है, इनकी संख्या 2 है। इनका उच्चारण स्थान है तालु, कंठ तालु। अब हम सर्वप्रथम जानेंगे कि इसका कंठ तालु क्यों है। जैसे सबका एक हो रहा था तो इसका 2 क्यों है। अब हम ए को करेंगे। ए हम देखेंगे कि संयुक्त स्वर है। जब हम बड़ विचार पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि ए, ओ, ऐ और औ, ये 4 जो स्वर हैं ये संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त मतलब मिला मिला के बने हैं। अब किससे मिलके बने हैं अगर हम उसको जानते हैं तो इसका उच्चारण स्थान, इस सूत्र को हमको याद ही नहीं करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे ए जो है आ और ई से बनता है। आ और ई से ए बनता है। ए आपको गुण संधि में मिलेगा। आ और ई को जोड़ेंगे तो ए बनेगा, यह गुण संधि में मिलेगा। अब आ का उच्चारण स्थान हमको पता है पहले से, कंठ, ई का ताल। तो ए का हो गया कंठ ताल। आपको कुछ करना है नहीं, बस यही समझना है कि ए बना कैसे है। अगर ये कर लेंगे तो सूत्र आपको याद ही नहीं करना है। यहाँ से 2 वर्ड ही लेंगे। ए दैतो से ए और ऐ, ए और ऐ 2 वर्ड लेंगे। इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। केवल जब ए ऐ आप अलग कर लेंगे और यह किससे बनता है यह जान लेंगे तो फिर आपको ये नहीं जानना है, ये सूत्र ही नहीं करना है कि कंठ तालु हम याद करें। अरे ए में जो जो वर्ड है उसको अलग कर लेंगे, कंठ तालु अपने आप हो जाएगा। तो ये जो अब ए को हम समझ लिए, ए को समझ लिए, एक बार फिर हम इसको बताएंगे ताकि भूले ना। यहाँ से हम 2 वर्ड लेंगे, ए और ऐ। ये जो वर्ड है यह 2 से मिलके बना है और ई से। आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का तालु। तो ए का हो गया कंठ तालु। सही है। जब हम इसको बनाना जान लिए तो फिर अब समस्या हमको नहीं है। बनाना जान लिए, इसको बिगाड़ना जान लिए। जब ए को हम अलग करेंगे, जैसे संधि दिया रहता है तो हम विच्छेद करते हैं। जहाँ ए की मात्रा दी रहे उसको आप अलग कर लीजिए, आ को अलग कर लीजिए, ई को अलग कर लीजिए। तो यहाँ हम देखिए यहाँ विच्छेद किए हैं। ए पहले से दिया है, ए को हम अलग किए, आ ई अलग हो गया। अब इनका उच्चारण स्थान अलग कर लिए तो हमको ए का भी अपने आप मिल गया। अब हम देखेंगे ऐ। ए हमको मिलेगा गुण संधि में, लेकिन ऐ जो आ रहा है ए हमको मिलेगा वृद्धि संधि में, मिलेगा वृद्धि में।
वृद्धि नहीं है वो, जो आप वृद्धि उसका उच्चारण करते हैं उसमें रा नहीं है, री है। वृद्धि, हाँ वृद्धि, वृद्धि ही उसको बोलेंगे हम, वृद्धि, हाँ वृद्धि बोलेंगे। आय अब देखेंगे हम आय कैसे बना। वृद्धि संधि का ए है तो आय कैसे बना है, आ प्लस ए से आय बना है, आ और ए से आय बना है। आ का उच्चारण स्थान है कंठ और ए का क्या है अभी बताएं इसके पहले तुरंत। ए का क्या है, एक कंठ तालु है, कंठ तालु। ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु, तालु, केवल तालु है, कंठ तालु, कंठ तालु है, कंठ तालु है। तो एक चीज ये है, अब देखिए यहाँ कंठ कंठ दो बार आया है, तो जब 2 बार आएगा तो उसकी गणना हम 2 बार नहीं करेंगे, एक ही बार करेंगे। जैसे वर्णमाला में हा 2 बार आया था तो इस एक हा को ही हम गिनेंगे, ऐसा था। तो यहाँ भी कंठ कंठ 2 बार आया है तो एक ही कंठ को हम लेंगे। तो आय का उच्चार स्थान हुआ कंठ ताल, तालु। ये आपको मिलेगा वृद्धि संधि में। अब यह सूत्र समझ में आया, ए दैतोह कंठ तालु, तालु समझ में आया यह सूत्र। अगर कहीं भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ें जी। अब आगे का सूत्र है, ए ऐ हो चुका, अब आगे का सूत्र है ओ दौतोह कंठोष्ठम। आगे का सूत्र है ओ दौतोह कंठ ओष्ठम। अब यहाँ भी देखेंगे कि 2 वर्ण है, एक ओ है और इधर देखेंगे जो दा में औ लगा है वह भी एक वर्ण है, ओ और औ। और ये 2 हैं तो यह जो रूप है द्विवचन का है। जैसे ए दौ तो, जैसे राम रामो चलता है उसी उससे थोड़ा सा ये अलग है, ओकारांत है। ओ दौ तोह कंठ ओष्ठम, ये द्विवचन का रूप है। इनकी संख्या 2 है, ओ और औ। इनकी संख्या 2 है, ओ और औ, तो यह द्विवचन का रूप है। तो हमको यहाँ से ये जानना है कि ये जो 2 वर्ण हैं ओ और औ, ओ और औ, तो हम सर्वप्रथम इसको बनाना सीखेंगे। बनाना नहीं, यहाँ तो बना है, अब इसको बिगाड़ना है। यहाँ संधि हुई है, इसको विच्छेद करना है। विच्छेद मतलब अलग करना है। संधि वर्णों में होती है, संधि वर्णों में होती है। तो यहाँ आपको मिलेगा ओ में कि 2 वर्ण इसमें मिले हैं, उन्हीं दोनों वर्णों को अलग करना है। तो ओ बनता है आ प्लस उ से, आपको गुण संधि में मिलेगा। जैसे महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, महोत्सव। तो यहाँ केवल ओ है, पूरा शब्द नहीं है। संधि केवल वर्णों में होती ही है, संधि केवल वर्णों में होती ही है। ओ तो शब्द हमको दिया जाता है समझने के लिए। तो यहाँ हम अलग कर लेंगे आ और उ को। अब हमको जानना है कि आ का उच्चारण स्थान क्या है। आ का है कंठ, उ का क्या है, उ का आप लोग बोलिए ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ है। इसका सूत्र है उपपद, हाँ इसका सूत्र है उपपदमानीय नाम ओष्ठौ। जब भी मौका मिले आप बोलते रहिए। सूत्र जितना बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, घर पे कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब बोलेंगे तब कंठ और उ का है ओष्ठ, ओष्ठ। तो एक ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा,
कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। ओ को केवल आप बनाना जानिए, फिर उच्चारण स्थान आपको रटना नहीं है। ओ को केवल आप बनाना जानिए कि किससे किससे बना, तो आप कर लेंगे, दिक्कत आपको नहीं होगी, रटना नहीं पड़ेगा। अब ओ हो गया, अब हमको देखना है औ को। औ को हमको देखना है। अब ये जो औ है, औ देखेंगे आ प्लस ओ से बनता है। यह हमको मिलेगा वृद्धि संधि में। जैसे महाधन औषधि बराबर बनेगा महौषधि। औषधि भी आप कर सकते हैं, महाधन औषधि भी कर सकते हैं, क्योंकि औषधि और औषधि दोनों रूप बनते हैं, दोनों रूप सही है। अगर औषधि भी लिखा हो तब भी सही है, औषधि भी लिखा हो तब भी सही है, दोनों सही है। तो यहाँ हम देखेंगे आ का उच्चारण स्थान है, क्या है? आप लोग बोलेंगे आ का उच्चारण स्थान कंठ, और ओ का कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। अब यहाँ देखिए कंठ 2 बार आया है, एक कंठ को हम अपने आप छोड़ देंगे। तो औ का उच्चारण स्थान हो गया, औ का उच्चारण स्थान हो गया कंठ ओष्ठ। तो हम इसको मिला के जब लिखेंगे कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। तो ओ का उच्चारण स्थान भी कंठोष्ठ है और औ का उच्चारण स्थान भी कंठोष्ठ है। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है और ऐ का भी कंठ तालु। हम केवल वर्णों को अलग करना सीखेंगे। जो संयुक्त स्वर हैं उनको हम जानेंगे कि किन किन वर्णों से मिलके बनना है। अगर हम अलग करना और जोड़ना जान लिए तो संधि में भी वही काम करना है और इधर भी आसानी हो जाएगी। तो हमको क्या सीखना है? जोड़ना और अलग करना, अलग। हाँ, तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, आगे भी मिलेगी। नहीं तो उस तरह भी हम बता देते कि ए और ऐ का